हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 4 क्लास 12th मैथमेटिक्स यानी डिटर्मिनेंट्स वन शॉट के अंदर। इस लेक्चर के अंदर आपको मिलेगा क्या क्या? एक तो सारे के सारे इस पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट, पूरी एनसीईआरटी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड प्लस वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के अंदर है ही नहीं, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछी जाएंगी। तो लेक्चर को एंड तक देखना है, नोट्स बनाने हैं, जो होमवर्क दूंगा वो आपको करना है। चैप्टर आपका शीशे की तरह साफ हो जाएगा। अब देखो, ये तो अभी हम पढ़ ही लेंगे, लेकिन आपको एक इंफॉर्मेशन देनी है। अगर आप इस चैनल पे आ चुके हो तो आप सब्सक्राइब तो कर ही चुके होगे, वरना कर लो भैया। इस पूरी क्लास के जो सारा का सारा पीडीएफ है, जो नोट्स हैं, और प्लस अभी आने वाले समय में जहां पे हम सैंपल पेपर, असाइनमेंट, क्विज वगैरह करेंगे, तो वो इस टेलीग्राम चैनल पर करेंगे। ऑलरेडी बहुत सारी जनता यहां पर जुड़ चुकी है। आप लोग भी जल्दी से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। साइंस एंड फन 9th 10th 11th एंड 12th। गॉट इट? चलो तो शुरू करते हैं। ये चैप्टर बहुत ही आसान सा चैप्टर है, और ये मैट्रिसेस चैप्टर का भाई है। आप लोगों को पता होगा, इस चैनल पे मैं मैट्रिसेस चैप्टर पढ़ा चुका हूं, जाकर आप देख सकते हो। 2 पार्ट्स में कराया था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज हम पूरा वन शॉट के अंदर डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्या होता है ये शब्द डिटर्मिनेंट, पहले आओ बात करते हैं। आप लोगों ने मैट्रिसेस चैप्टर में एक शब्द सीखा था, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके रोज और कॉलम सेम होते थे, यानी 2x2 और 3x3। अब उस मैट्रिक्स के साथ एक नंबर एसोसिएटेड होता है। वो नंबर रियल भी हो सकता है, वो नंबर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, यानी इमेजिनरी, आयोटा वाला नंबर। उस नंबर को आप डिटर्मिनेंट कहते हो। क्या लिखा है? टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। शर्त यह है, पूरे चैप्टर में आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिखेगी। आप पूरा चैप्टर एनसीईआरटी का फ्लिप करके देख सकते हो, आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा और कुछ नजर नहीं आएगा। जैसे मैट्रिक्स चैप्टर में तो 1x2, 2x1, 3x2 दिखते थे, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यानी 2x2 या 3x3, 4x4 भी हमारे सिलेबस में नहीं है। वी कैन एसोसिएट अ नंबर। हम एक नंबर उसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं, चाहे वो रियल नंबर हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो। उस नंबर को आप क्या कहते हो? डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है जी, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो? ऐसे बॉक्स, मतलब देखो, बॉक्स जो होता था वो मैट्रिक्स होता था। ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट, यहाँ गलत दिया हुआ है, यहाँ पर सीधा सीधा एक डंडे आ जाते हैं इधर, और इसको बोलते हैं हम डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। डीईटी यानी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है। इन तीनों सूरतों से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। मेन मुद्दा क्या है? अगर आपने आने वाले 15 मिनट ये समझ लिया तो ये पूरा चैप्टर बड़ा आसान हो जाएगा, और बहुत आसान सा गेम है। देखो जैसे दिखाता हूं। अगर मेरा मैट्रिक्स ए है, समझो ए बी सी डी, तो वो नंबर में एसोसिएट कैसे करूंगा? तो मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे आएगा? ए बी सी डी। ठीक है जी, यहां बॉक्स थे, यहां डंडा आ गया, यहां पर आ गया ए डी माइनस बी सी। समझो भैया क्या किया? ये फॉर्मूला है, आपको क्या करना है? ए इंटू डी, बीच में माइनस आएगा, वो बाय डिफॉल्ट है, और यहां पर आ गया सी इंटू बी। तो ए डी माइनस बी सी हमारा वो नंबर जो आया, उसको बोलेंगे हम डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो एक ए मैट्रिक्स है, 1 2 3 4, बहुत बेसिक मैट्रिक्स ले ली। तो 2x2 समझा रहा हूं अभी फिलहाल मैं आपको। 1 2 3 4, ये हो गया बेटा 4 माइनस 6, आंसर आ गया बच्चों -2। ठीक है जी, तो इसको बोलते हैं 2x2 का डिटर्मिनेंट। जैसे यहां पर आया बेटा, चेक करो, ये आया 2 इंटू में -1, माइनस फॉर्मूले में है, -5 इंटू में 4, तो ये आ गया -2 प्लस 20, आंसर क्या आ गया बच्चों? 18। इतना ही सिंपल गेम है। 2x2 का डिटर्मिनेंट निकालना इट्स वेरी इजी टास्क, बहुत आसान होता है। आओ समझते हैं। ठीक है जी, अगला टॉपिक। अब यहां पर आता है 3x3 का। यहां पर क्या आ रहा है बच्चों? 3x3 का डिटर्मिनेंट आप कैसे निकालोगे? अब 3x3 का डिटर्मिनेंट निकालने के टोटल 6 तरीके हैं। कैसे? रो 1, रो 2, रो 3 की मदद से, या कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 की मदद से। मैं अभी फिलहाल इस चैप्टर को शुरू करने के लिए आपको सिर्फ रो 1 से एक्सपैंड करना सिखाऊंगा। चैप्टर के मिड में जब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे माइनर कोफैक्टर, उसके बाद आप R1, R2, R3 या C1, C2, C3 कहीं से भी इसको एक्सपैंड कर सकते हो, जहां पर आपको आसान लगेगा। अभी फिलहाल कुछ समय के लिए, 15-20 मिनट के लिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि हम सिर्फ R1 से इसको क्या कर रहे हैं? एक्सपैंड। चलो, उसका कारण है, अभी आपको खुद ना खुद समझ में आ जाएगा। देखो,
R1, अब देखो ध्यान समझना, बहुत ध्यान से समझना। मैं यहाँ पर क्वेश्चन बीच में लिख लेता हूँ, लेट्स से, पता नहीं ये इधर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, पीडीएफ है। चलो, तो हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये लिख दिया बेटा मैंने 3 -1 -2 0 0 -1 और 3 -5 और 0। अब देखो सबसे पहले रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हो, तो रो 1 का पहला एलिमेंट है 3। ठीक है जी, ढंग समझना जिसको नहीं आता। अब आपने ये 3 चुना, 3 के सामने वाली रो और 3 के नीचे वाला कॉलम को आप छुपा दोगे। सामने वाली रो और नीचे वाले कॉलम को आपने छुपा देना। छुपा दिया आपने बेटा। चलो, क्या बचा? ये 4 बचे थे, यहां पर आपने इसका डिटर्मिनेंट लिख दिया। अब ये 2 क्रॉस 2 का यहां पर एक एडिशनल डिटर्मिनेंट आ गया। सही है बच्चों? यहां पर हमने 3 देखा था, 3 वाली रो और 3 वाला कॉलम छुपाया, ये 4 चीजें आ गई, 0 -1 -5 और 0। ओके, अब यहां पर बीच वाला जो भी नंबर होगा आपको इसका साइन चेंज करना है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब यहां पर हो जाएगा +1, ये सेम आएगा, बीच वाले का साइन चेंज करना है। ओके, फिर अब देखो ये वाली रो और ये वाला कॉलम छुपा दो। ठीक है जी, पहले आपने इसको चुना था, वो उसके सामने वाली रो नीचे वाला कॉलम छुपाया था, अब आपने इसको चुना, ये वाली रो और इसी का कॉलम छुपा दिया। अब 4 चीजें बची, ये और ये। अब देखो क्या बचा? बचा था 0 -1 और 3 0। अब आपने उसको लेना है, सेम साइन आएगा, तो फॉर्मूला क्या हो गया? सेम चेंज सेम। गॉट इट? अब ये वाला और ये वाला छुपा दो। क्या बचा? ये और ये छुपा देना है बेटा इस बारी। तो क्या बचा? 0 0 और 3 -5। अब हमने 3 क्रॉस 3 को कहीं ना कहीं 2 क्रॉस 2 वाले में 3 में डिवाइड कर दिया। अब आप सॉल्व कर सकते हो। अब सॉल्व करना आपको सिखाई दिया है। ये आया 0 -5 +1, ये आया 0 -3 -2, ये क्या आ गया? 0 -0। सिंपल है, सॉल्व कर लेंगे भैया। ये आया -15, ये आया +3 और ये आ गया 0, तो आंसर आ गया बच्चों हमारा -12। इतना ही सिंपल गेम है बेटा, इतना ही सिंपल। क्लियर है? और देखते हैं। और देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन आया, मैंने यहां पर ए का डिटर्मिनेंट लिखा 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। ठीक है जी, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अब जैसे यहां पर आया, पहला आया 3, ये वाली रो, इसी के नीचे वाला कॉलम छुपा दिया, ये 4 एलिमेंट बचे, 1 -2 3 और 1। पहला सेम। अब बीच में -4 है तो क्या हो जाएगा? +4। जरूरी नहीं बीच में माइनस ही होगा, +4 होता तो क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। तो यहां पर हमने क्या किया बेटा? +4 हो गया, साइन चेंज हो जाएंगे। ये रो ये कॉलम छुपा दो, 1 -2 2 और 1। सही है जी। अब आया जी +5, ये रो ये कॉलम छुपा दो, क्या आया? 1 1 2 3 1 1 2 और 3। अब देखो समझना, 1 माइनस माइनस +6, ये तो सॉल्व करना आता है। यहां पर आया 1 +4, यहां पर आया 5 3 -2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इतना ही सिंपल गेम है बच्चों। ये आया 20 और यहां पर आ गया जी 5, तो 41 46 इज माय आंसर। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, वीडियो को यहीं पर ही पॉज करो। देखो मेरी बात मानोगे तो आप जब उठोगे, चाहे आज पूरा लेक्चर मत करो, लेकिन जब भी आप उठोगे तो आपको पूरा चैप्टर शीशे की तरह साफ हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अभी आपको क्या करना है, 2-4 आपने ऐसे डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेने हैं। चाहे मतलब एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज खोल लो, आपको दिखाई दे जाएंगे। एक आध एग्जांपल खोल लो, दिखाई दे जाएगा। आपने उसको सॉल्व करके आंसर चेक कर लेना है, वरना इनको दोबारा देखना है, समझना है कि रो 1 के अलॉन्ग हम कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, वी आर एक्सपैंडिंग अलोंग R1। हम R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। हम R2 R3 C1 C2 C3 के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन उसको सीखने के लिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। सही है, इतना समझ में आ गया? सिंपल, बहुत आराम से चलूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर आ गया एक ही क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नहीं है, ये साक्षात एक प्रॉपर्टी लेकर आया है, और ये ऐसी प्रॉपर्टी, देखो मैं इंस्टाग्राम पे भी पढ़ाता हूँ। ठीक है जी, आप बच्चों को पता ही है, वहाँ इंस्टाग्राम पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्ट की थी। आप जाकर मेरी प्रोफाइल देख सकते हो, घयुशांग। ठीक है जी, तो वहां पर मैंने ऐसे कुछ बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की, जिसका एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा।
अब इसकी प्रॉपर्टी भी समझाऊंगा, पहले क्वेश्चन देखते हैं। मैट्रिक्स ए दे रखा है 1 2 4 2, देन शो दैट ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए का डिटर्मिनेंट। चलो जी, तो पहले तो हम उठाते हैं भैया यहाँ पर LHS। तो हमें प्रूफ करना है हमें ये प्रूफ करना है, तो यहां पर हमने लिया बेटा LHS। अब देखो ट्वाइस ऑफ ए, ये हमने मैट्रिक्स में सीखा था स्केलर मल्टीप्लीकेशन, हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 4। ठीक है जी, अब हमें निकालना है ट्वाइस ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, ये आ गया 2 4 8 4, तो आंसर आया भैया 8 माइनस 32, तो आंसर कितना आ गया भैया -24। ठीक है जी, ये आ गया बेटा मेरा LHS। अब हम बात करेंगे RHS की, वो है 4 टाइम्स ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। 4 टाइम्स ऑफ ए का डिटर्मिनेंट मतलब 1 2 4 2, 4 टाइम्स कितना आया 2 माइनस 8, तो ये आया बच्चों -6, तो यहां पर भी आ गया आंसर -24, तो हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया। सिंपल है, ये क्वेश्चन कभी पेपर में नहीं आएगा, आ गया तो समझ लो मोतीदान कर रखे। अब समझो पेपर में क्या आएगा, आपको एक प्रॉपर्टी, मैंने अपने ना ऑफलाइन और अपने जितने भी पेड बैच वाले बच्चों को क्या बोल रखा है, आपको एक 5 से लेकर 10 रुपए की एक कॉपी खरीदनी है। मेरी 2 मिनट बात सुनना, अच्छी लगेगी तो ठीक है, वरना स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। तो 10 रुपए की आपने कॉपी खरीदनी है, ये 10 रुपए की कॉपी आपके कम से कम 10 से लेकर 15 नंबर इंक्रीज कर सकती है। आपने जब भी कोई चैप्टर पढ़ना है, मैं ये नहीं कह रहा मेरे से पढ़ना है, आप किसी भी यूट्यूब से, पेड बैच से, ऑफलाइन, दोस्त, मम्मी पापा, कहीं से भी पढ़ रहे हो, ये बात याद रखना कि जब भी आप 10 रुपए की कॉपी खरीदोगे, उसके अंदर चैप्टर वाइज आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, पॉइंट टू रिमेंबर, नोट। अब जैसे मैट्रिसेस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट टू रिमेंबर लिखे थे, आपको पता ही है। जैसे एक हमने लिखा था कि डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। ठीक है जी, सारे एलिमेंट 0 होते हैं। फिर हमने एक बात लिखी थी कि नल मैट्रिक्स जो होती है वो दोनों सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है। ऐसी कई सारी प्रॉपर्टीज हमने वहां पर लिखी थी। ऐसे ही यहाँ पर भी बहुत सारी प्रॉपर्टी, और आने वाले हर चैप्टर में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात होती है जिससे 1 मार्कर एजर्शन रीजनिंग या MCQ क्वेश्चन बनेगा। अब इसकी एक प्रॉपर्टी आप यहाँ से रिफ्लेक्ट कर सकते हो कि जब भी ऐसा आएगा कि के ए, ये के ही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है के ए का जो डिटर्मिनेंट है वो बाहर आके k की पावर n का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। अब इस बात को आप दिल से याद कर लो। अच्छा, वेयर n क्या है, n है ऑर्डर। अब हमारा यहां पर ऑर्डर क्या था बेटा 2 क्रॉस 2, यानी n क्या हो गया 2। अब यहां पर देखो हमने बाहर आके 2 का स्क्वायर हो गया, क्या हो गया 2 का स्क्वायर। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि a जो था, a इज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। ठीक है जी, a क्या थी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स थी। तो ध्यान रखना कि 5a का जो डिटर्मिनेंट होगा वो बाहर आके 5 क्यूब का डिटर्मिनेंट हो जाएगा, यानी 125 ऑफ a का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ठीक है जी, 1 मार्कर, प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखोगे ये वाला क्वेश्चन, आप अपनी पहली एक्सरसाइज देखोगे तो इसके बाद वाला क्वेश्चन 3a का डिटर्मिनेंट है, चेक करोगे तो 3a का डिटर्मिनेंट है और वो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो 3 का क्यूब हो गया, तो आंसर आ गया 27a का डिटर्मिनेंट। यही प्रूव करना है आपको, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी को आपने बड़े दिल से याद करना है। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद एक छोटी सी बात और है कि जैसे आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था मैट्रिसेस में, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स रूल, कि जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होती हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो जाते हैं। यहां डिटर्मिनेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कभी बराबर नहीं होंगे, 2 2x के बराबर नहीं होगा। इनफैक्ट दोनों की एसोसिएटेड वैल्यू आपस में बराबर होगी। यानी अगर मैं यहाँ पे देखूं 2 1 कितना हो गया बेटा 2, और यहां पर हो गया बच्चों ये 20 इज इक्वल्स टू ये कितना हुआ 2x स्क्वायर, और यहां पर हो गया बच्चों 24, तो -18, ये आया 2x स्क्वायर -24, इधर आ गया 6, 2x स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू बच्चों आ गई +√3। कहने का तात्पर्य है, क्वेश्चन आनी जानी चीजें, कॉन्सेप्ट पकड़ो। जब दो डिटर्मिनेंट आपस में बराबर होते हैं तो उनके एलिमेंट बराबर नहीं होंगे, उनकी एब्सोल्यूट या जो एसोसिएटेड वैल्यू है वो बराबर होगी। दोनों को सॉल्व करके बराबर रख दो, x y z जो भी वैल्यू पूछिए वो आ जाएगी। क्लियर है जी। तो इसी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुकी है। आप प्लीज जाओ
अभी फिलहाल इस वीडियो को पॉज करेंगे और 4.1 पूरी करके आगे बढ़ जाएंगे। अभी आगे बढ़ जाएंगे, कल के ऊपर बात नहीं टालेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की ओर। तो आप पहले 4.1 पूरी कंप्लीट कर लो, इट्स हार्डली टेक 5 मिनट्स, उसको कंप्लीट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चले आगे, चलो। अब टॉपिक, अच्छा एक और क्वेश्चन है, ये तो दोबारा ही आ गया शायद। हाँ, ये वाला होमवर्क में आप कर लेना यार, इसका आंसर कमेंट कर दो। चलो यार, कुछ कमेंट भी तो बढ़ाएं अपने है ना, कमेंट कर दो, कमेंट कर दो। हर यूट्यूबर, हर टीचर यही कहता है, बढ़ा दो यार थोड़ा सा। चलो अगला टॉपिक क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट होता है, आओ देखते हैं। समझने वाली बात है कि एक ट्रायंगल है, इसके 3 वर्टेक्स दिए होंगे आपको, वही कोऑर्डिनेट, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थे, x1 y1, यहाँ आया बच्चों x2 y2, और यहाँ पर आ गया बच्चों x3 y3। आपको इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने का बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है बच्चों, क्या है, हाफ डिटर्मिनेंट x1 y1 बाय डिफॉल्ट 1 है, फिर यहां पर आया x2 दूसरा कोऑर्डिनेट 1, x3 y3 1। ठीक है जी, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको आ ही गया है, इसको आप सॉल्व करोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर यूनिट्स में आ जाएगा। करके देखते हैं, फॉर्मूला याद कर लेना भैया, दिल में छाप लेना। कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टेक्स, एक मेरा एक तुम्हारा। आओ करते हैं। तो यहां पर ये A है मान लो, ये B है और ये C है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या आ जाएगा बच्चों, हाफ 101 601 431। अभी डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सिखा दिया ना, और प्रैक्टिस कर लेते हैं, दोबारा से कर लेते हैं। हाफ, अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, हमारा डिटर्मिनेंट, अभी हम पीछे जाकर देखते हैं, हमारा डिटर्मिनेंट चेक करो नेगेटिव भी आ रहा था, हमारा डिटर्मिनेंट चेक करो नेगेटिव भी आया था बेटा। और अगर हमारा डिटर्मिनेंट नेगेटिव आ सकता है, लेकिन एरिया तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना कभी भी, तो जब भी हम ये वाला डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो हम साथ में मोड ले लेंगे। अब मोड क्यों ले लेंगे, हम मोड इसलिए ले लेंगे कि ताकि अगर हमारा गलती से एरिया नेगेटिव आया तो उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर पाए, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। चलो, तो यहां पर आया बेटा, ये मॉड्यूलस डाल दिया हमने, यहां पर आया 1, ये छुपा दिया, ये 4 बच गए। ठीक है जी, 0 1 3 और 1, साइन चेंज -0, इसके साथ कुछ लिखने की नीड ही नहीं है, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा आंसर 0 आएगा, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। आप पेपर में भी ऐसे करके आ सकते हो, और आना भी चाहिए। अब इसको छुपा देंगे बच्चों, ये आया 6 0 4 3, गॉट इट। चलो जी, यहां पर आया जी 1 0 -3 +1 18 -0, तो हाफ -3 + 18, यह आ गया मोड 15, मोड 15 15 ही होता है, तो 15/2 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर। इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हमारे पास कोई है नहीं। क्लियर है जी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आप लोगों को आ गया, सही है जी। अच्छा, अब हम बात करेंगे आगे इसकी, ये वाला आपको अभी ऑब्वियस सी बात है, फिर दोबारा से थोड़े से कमेंट बढ़ा दो, आप ही की एनसीईआरटी का सवाल है, पीछे से आंसर चेक भी कर सकते हो, तो कमेंट कर देना इसका आंसर, स्क्वायर यूनिट लिखना ना भूलें। सही है जी, स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है, मुझे भी मजा आ रहा है आज, पता नहीं क्यों, मतलब हर बार ही आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखो, इसी से एसोसिएटेड एक और नंबर, एक और क्वेश्चन आ गया ट्रायंगल से रिलेटेड। के का वैल्यू बतानी है, एरिया आपको दिया हुआ है 4, कोई बात नहीं यार, एरिया दिया हुआ है 4, के की वैल्यू आ जाएगी, एक मेरा एक फिर तुम्हारा। देखो भैया, साथ साथ पढ़ाई करेंगे, हाफ के 0 1 4 0 1 0 2 1 इज इक्वल्स टू, एरिया कितना है बच्चों हमारा 4। ठीक है जी, अब देखो 2 वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहां तो हमें मॉड्यूलस डालना ही डालना है, इज इक्वल्स टू 8। मॉड्यूलस क्यों, क्योंकि वो तो फॉर्मूले में ही आ चुका है। अब ये आ गया 0 1 2 1, -0 कोई फायदा नहीं है, +1 4 0 0 2। अब आपके मन में एक सवाल होगा, सर क्या ये छोटे छोटे मैटर, ये आपके डिटर्मिनेंट लिखने जरूरी है, डायरेक्ट कर सकता हूं, मतलब ऐसे किया सीधा सर 0 -2 यहाँ पर लिख सकता हूँ, यस व्हाई नॉट, ठीक है ना। ये तो आपको समझाने के लिए है कि कोई बच्चा अगर एक क्वेश्चन से नहीं समझ पा रहा, उसको 10 बारी करा दो तो समझ ही जाएगा, गॉट इट। हाँ जी, और इसी बात पे हमारा एसी नीचे क्यों ट्रिप मार रहा है भाई, गर्मी इतनी है दिल्ली में, एमसीबी भी
गर्म हो जा रही है बार बार ही। चलो ये आ गया 0 माइनस 2 और यहां पर आ गया +1, 8 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 8। अब समझना, ये आया -2 के +8 मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू 8। फर्क क्या पड़ेगा ध्यान समझना। ये बात मुझे लगता है कि आपको पता होगी, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है दोबारा बताने का। जब भी मोड ओपन होता है तो आरएचएस के दो साइन बनते हैं, एक प्लस और एक माइनस। मैं यहां पर करा रहा हूं, इसी के आगे कंटिन्यूएशन। ये वाला तो आप होमवर्क करेंगे, आंसर कमेंट बता ही देंगे। अब यहां पर देखो, यहां पर देखो, ये आया था हमारा, ये वाला स्टेप चल रहा था -2 के +8 इज इक्वल्स टू 8। तो इसके बाद दो ऑप्शन बनेंगे, -2 के +8 इज इक्वल्स टू +8, -2 के +8 इज इक्वल्स टू -8। तो -2 के इज इक्वल्स टू 0, के की वैल्यू बच्चों आ गई 0, और -2 के इज इक्वल्स टू -16, के की वैल्यू आ गई बच्चों 8। तो के की वैल्यू 0 भी हो सकती है और के की वैल्यू 8 भी हो सकती है। दो आंसर आएंगे, एक आंसर छोड़ोगे तो नंबर कटेंगे। तो ऐसे जो आप होमवर्क करोगे इसके दो आंसर होंगे, और ये वाले आंसर भी बच्चों थोड़े से कमेंट बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसको भी कमेंट में जल्दी जल्दी आप लोग बच्चे जवाब बता दो। क्लियर है जी? मजा आ रहा है? देखो अभी हमने 20-21 मिनट हुए हैं और लगभग हमने दो एक्सरसाइज फिनिश कर दी है। एक टॉपिक और बच गया, इसका वो समझ लेते हैं। कह रहे इक्वेशन फाइंड करनी है। ये दो लाइंस, ये दो पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करके। ये गलती हो गई, वरना तो हमें 11th स्टैंडर्ड का स्ट्रेट लाइन चैप्टर याद है। इक्वेशन ऑफ लाइन की 2 पॉइंट फॉर्म लगा देता, मेरी इक्वेशन आ जाती। लेकिन कह रहे नहीं, इक्वेशन ऑफ लाइन का इस्तेमाल नहीं करना, आपने डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करना है। आओ, बड़ा सिंपल है, बता देते हैं। चलो जी, तो लेट कर लो, लेट कर लिया। लेट P नामक एक पॉइंट है XY which lies on line 1,2 and 3,6। कई बच्चे कहते हैं आंसर स्लो पढ़ाते हो, कई बच्चे कहते हैं बड़ा फास्ट पढ़ाते हो। बेटा YouTube या हमारे एप्लीकेशन में एक फ़ायदा आजकल ये हो गया टेक्नोलॉजी का, सब अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं। मैं तो एक नॉर्मल स्पीड पे पढ़ा रहा हूँ, आपको अगर लगता है कि भैया थोड़ा स्लो चल रहा है, रिवाइज कर रहे हो, 2x पे आ जाओ। ठीक है ना? उस दिन ना कुछ बच्चे हमसे मिलने आए फ्रॉम बड़ौदा, ठीक है जी, वो टॉपर्स थे पिछले साल के 10th स्टैंडर्ड के। तो उन्होंने आकर आशुष सर और मेरे को एक बात बोली, उन्होंने कहा कि सर आपकी रियलिटी में आवाज़ नहीं पहचानी जा रही, शक्ल तो वही है लेकिन आवाज़ नहीं पहचानी जा रही, क्योंकि हमने जितने भी आपके लेक्चर्स देखे हैं वो सब 2x पे देखे हैं, तो वो वाली आवाज़ और ये वाली आवाज़ में बड़ा फ़र्क है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, तो आपके पास ये सुविधा है कि 2x पे देख सकते हो। तो P एक पॉइंट है विच लाइज ऑन द लाइन दिस। तो अगर 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 मैं इसका एक फिगर बना दूं, P यहाँ पर है x, y जो कि लाई कर रहा है 1,2 और 3,6 पर। तो इसका मतलब ये हो गया तीनों पॉइंट कॉलिनियर हैं, विच इम्प्लाइज, इसका नाम A दे दो, इसका नाम B दे दो, विच इम्प्लाइज P, A एंड B आर कॉलिनियर पॉइंट्स। ये सारे के सारे कौन से पॉइंट्स हैं बेटा? कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, तो अगर ये कॉलिनियर पॉइंट्स है तो मेरे प्यारे बच्चों आप बता दो एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात, अगर कोई पॉइंट्स कॉलिनियर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। बहुत बढ़िया, अब शून्य हो जाएगा तो हाफ x y 1 P के पॉइंट, फिर 1 2 1 अब B के पॉइंट डाल दिए, इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों? 0। 2 वहां जाकर नष्ट हो जाएगा। x चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, मॉड्यूलस तो B आएगा इक्वल्स टू 0, डायरेक्ट कर सकते हो 2 - 6। ठीक है जी, फिर -y साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? इसका साइन चेंज 1 - 3 और उसके बाद +1 क्या हो गया? 6 - 6। अब देखो ये आया x -4 और ये आ गया +2y और यहां पर आ गया 0, मॉड्यूलस में है इक्वल्स टू 0। अब मॉड खुल भी जाएगा तो RHS में तो 0 है, तो +- 0 इज 0, तो एक ही आंसर आएगा, -4x + 2y इक्वल्स टू 0। और सिंप्लीफाई कर सकते हो, नमक स्वाद अनुसार, सिंप्लीफिकेशन औकात अनुसार। मैं बहुत बार ये लाइन बोलता हूं कि भैया नमक हमेशा स्वाद अनुसार होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन हर बच्चा अपनी औकात अनुसार करेगा। माइंड करने वाली बात नहीं है, औकात औकात मतलब अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार। तो जहां जहां आप सिंप्लीफाई कर सको उतना आप सिंप्लीफाई जरूर करके आओ। सिंप्लीफिकेशन जरूरी है, कोई आगे छोड़ेगा कोई पीछे छोड़ेगा, लेकिन छोड़ेगा जरूर। ठीक है जी,
चलो गहरी बात हो गई, ये तो क्लियर है। अब ये हमारी, अब देखो तुम्हारा एक टास्क आ गया। टास्क क्या है, इसके बाद तो कोई होमवर्क नहीं, हाँ सीधा माइनर को फैक्टर आ गया। अब हमारा 4.2 एक्सरसाइज बड़े ही प्यार से कंप्लीट हो जाएगी, एग्जाम्पल समेत कर लेना बच्चों। ठीक है जी, वीडियो को फिर अब यहीं रोक दो और फिर 15 मिनट लगाओ और आप क्या कर दो भैया, अपनी 4.2 खत्म कर दो। आज्ञाकारी बच्चे तो ये काम करेंगे, बाकी जो रिवाइज करने वाले वो तो भैया 2x पे भाग रहे हैं। अब तक तो ये बात खत्म नहीं हो चुकी होगी। ठीक है, आगे बनते हैं। चलो जी, अब आता है हमारे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है माइनर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स। देखो एक्चुअल में ना हमको सीधा ये पढ़ना है, एक मैट्रिक्स का इनवर्स। आप लोगों ने मैट्रिक्स चैप्टर में एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा, आपने डिवीजन नहीं सीखा। मतलब अगर एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही होगी तो एक तीसरी मैट्रिक्स बनाएगी। अगर ए वहां जाकर डिवाइड होता है तो सी डिवाइड बाय ए होता है। तो ये एक्चुअली जब डिवाइड हो रहा है तो इसका इनवर्स बन रहा है, ए इनवर्स ऑफ सी, पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1। तो अब आप ए का इनवर्स निकालना सिखा रहे हो, यानी आप 1/a कैलकुलेट करना सीख रहे हो। ठीक है जी, और उसको सीखने के लिए आपको चाहिए माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, और तभी इनवर्स आ पाएगा। माइनर की मदद से कोफैक्टर आएगा, कोफैक्टर की मदद से एडजॉइंट आएगा, और एडजॉइंट की मदद से ही आप क्या निकाल पाओगे, इनवर्स। एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाता हूँ, बहुत प्यारा सा बेसिक एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसमें आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मेरा एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, आपको इसके माइनर्स निकालने हैं। पहले हम निकालते हैं बच्चों माइनर्स, पहले हम निकालेंगे माइनर्स। ठीक है जी, ये निकाले हमने माइनर्स। चलो जी, तो अब पहले बात करेंगे माइनर की। माइनर क्या कहते हैं, M11, M12, M21 और M22, जितने एलिमेंट उतना ही माइनर। तो हर एक एलिमेंट का एक माइनर होता है। कैसे, क्या करना होता है माइनर निकालने के लिए, जैसे M11 I भी 1 है और J भी 1 है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का माइनर निकालना है। A11 का माइनर निकाल रहे हो ना आप, M11, तो यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपा दो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपा दो, क्या बचेगा, 4 बचेगा। चेक करो भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपा दिया, क्या बचा भैया, 4 बचा। ठीक है जी, अब आ जाओ 1 2 पर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुपा दो, क्या बचा भैया, 3 बचा। ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छुपा दो, क्या बचा, 2 बचा। और ऐसे ही सेकंड रो सेकंड कॉलम छुपाओगे तो क्या बचेगा, 1। इन शॉर्ट 2 क्रॉस 2 का जब आप माइनर निकालने जाओगे तो आपको उल्टा चलना है, 4 3 2 1। इतना ही सिंपल है भाई, जान के मैंने यहाँ लिखा था 1 2 3 4, कोई और मैट्रिक्स नहीं ली कि ताकि आपको ये दिखाई दे जाए माइनर निकालना सो सिंपल। अब माइनर निकल गया ना, उसके बाद कोफैक्टर, एडजॉइंट, डिटरमिनेंट बहुत आसान है। 3 क्रॉस 3 में, 2 क्रॉस 2 में सबसे बड़ा पंगा माइनर, और ये कोई बड़ा पंगा नहीं है, आप देख चुके हो। कुछ भी नहीं करना 2 क्रॉस 2 में, उल्टा चलना है। ये आ गया माइनर। अब हम बात करेंगे कोफैक्टर की। कोफैक्टर्स, कोफैक्टर की बात कर लो भैया। क्या कह रहा है, ये M11 है, C11 कर सकते हो या कैपिटल A11 भी कर सकते हो। कोफैक्टर C11 1 2 2 1 और 2 2। फॉर्मूला देखो कोफैक्टर का क्या होता है, मैं लिख देता हूं, ये भी आप अपनी उस कॉपी में लिख देना। कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है -1 की पावर, मतलब C11 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां लिख देता हूं, चलो। Cij का फॉर्मूला हो जाएगा -1 की पावर i प्लस जे इंटू में Mij, ये फॉर्मूला है। -1 की पावर, इन दोनों का एडिशन 2 आ गया, और साथ में मल्टीप्लाई करना है M11 यानी 4। -1 की पावर, इन दोनों का एडिशन आ गया 3, साथ में मल्टीप्लाई करना है माइनर। फिर -1 की पावर 3 आ गया, साथ में मल्टीप्लाई करना है 2। -1 की पावर 4 आ गया, साथ में मल्टीप्लाई करना है 1। इतना ही सिंपल है। देखो, इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू, -1 की पावर इवन नंबर है तो साइन सेम रहेगा, आंसर आ गया 4। ये आ गया -3, ये आ गया -2 और ये आ गया 1। सही है ना। -1 की पावर 3 यानी -1 हो गया ना, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन सेम रहेगा। पावर इवन होगी तो साइन सेम, ऑड होगी तो साइन चेंज हो जाएगा। ये आ गया माइनर, ये आ गया कोफैक्टर। अब हम बात करेंगे किसकी बेटा, एडजॉइंट की। क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, समझो।
ये होता है कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स C11, C12, C21 और C22, और इसका करना है आपको ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज करना तो सभी को आता है, रो को कॉलम में बदल लो, कॉलम को रो में बदल दो। अब देखो मैट्रिक्स पढ़नी चाहिए तभी जाकर ये काम हो पाएगा, ठीक है ना। अब देखो C11 की वैल्यू क्या है बच्चों हमारी, 4 - 3 - 2 1, 4 - 3 - 2 1, और ऊपर क्या कर दिया भैया हमने यहाँ पर ट्रांसपोज कर दिया। अब आपने ट्रांसपोज किया तो साइन आपके रो कॉलम में बदल गए, कॉलम रो में बदल गए। ये आया बच्चों हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है जी। अब बात करेंगे इनवर्स की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनवर्स, इसी के लिए सारा तामझाम हो रहा था। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इसका फॉर्मूला होता है 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी हमें पहले सबसे पहले तो ए का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। समझो 4 - 6 आंसर आया -2, तो यहां पर आया 1 में -2, साथ में आ गया एडजॉइंट जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यही हमारा आंसर है। अगर -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ठीक है, वरना बेस्ट आंसर तो यही है, और सिंप्लीफाई करने की नीड नहीं होती, करना चाहो कर सकते हो। तो ये आ गया हमारा इनवर्स। समझो पहले दोबारा माइनर क्या थे, माइनर रो और कॉलम छुपा दो, तो 2 × 2 के माइनस तो मैंने आपको याद ही करा दिए, 4 3 2 1 उल्टा लिख दिया। कोफैक्टर फॉर्मूला है -1 की पावर 2 आ गई, साथ में माइनर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये पावर इवन है तो सेम रहा, ऑड है तो चेंज हो गया। इन्हीं को अगर आप एक मैट्रिक्स में डाल दोगे और उसका ट्रांसपोज कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एडजॉइंट। 4 - 3 - 2 1 का ट्रांसपोज किया तो ये बन गया। इनवर्स का फॉर्मूला होता है, ये याद रखना है आपको, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। आपने डिटर्मिनेंट निकाला आया -2, 1 में -2 एडजॉइंट निकाल चुके थे। सही है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें यह भी देखना है कि ये 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो 1 में 0 तो पॉसिबल नहीं होता। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, यानी यहां लिख रहा हूं, जगह है बिल्कुल है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0 देन ए इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है जी। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स का नाम क्या होता है बेटा, सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसका डिटर्मिनेंट क्या आता है बच्चों, 0 आता है। ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आए उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और उसका इनवर्स आप नहीं निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई? कितना प्यारा बोर्ड लग रहा है यार, मैं कैमरे में देख पा रहा हूं। ठीक है ना, समझ में आ गया, माइनर को फैक्टर एडजॉइंट। अब सेम काम आप एक 3 × 3 मैट्रिक्स के साथ भी कर सकते हो। चलो, सेम काम आप 3 × 3 मैट्रिक्स के साथ भी कर सकते हो, थोड़ा मेहनत लगेगी लेकिन हम कर सकते हैं। आओ आप ही के लिए एक क्वेश्चन बना देते हैं यहीं पर ही, आप ही के सामने लाइव। तो एक रिकॉर्डेड, यहां पर हमने ले लिया 1 5 7 -3 2 0 9 -1 एंड 4, ये ले लिया भैया। तो हमने एक ये ले लिया। अब मुझे इसका इनवर्स निकालना है। सबसे पहला काम मैं क्या करूं, अगर आपका जवाब माइनर है तो गलत है। सबसे पहला काम तो बेटा डिटर्मिनेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ही रॉन्ग हो गया, 0 आ गया, तो आगे जाने की कोई नीड ही नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या निकालने वाले हैं, ए का डिटर्मिनेंट, और वो आप बखूबी तरीके से जान चुके हो। ये आया 1, छुपा देंगे, 8 - 0 तो इनटू में 8 आया, -5 इनको छुपा दिया, कितना आया बेटा, -12 और 0, तो ये आ गया -12, +7 किया बच्चों, छुपा दिया, -3 यानी 3 -18, थोड़ा बड़ा हो गया ये, 8 + 60 -15 इनटू में 7, आई गेस 105। ठीक है जी। तो 8 - 45, तो आंसर इज 37 माइनस का। तो अगर माइनस का 37 है तो वो 0 तो नहीं है, तो हम ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, हम इनवर्स निकाल सकते हैं। चलो जी, अब बात करते हैं सबसे पहले तो माइनर्स की। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा छोटा किया जा सकता है क्या, हाँ इसको थोड़ा सा छोटा करके ना, अगर आप इजाजत दो
नहीं भी दो तो करना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा ऊपर कर दिया कि ताकि मेरे माइनस आ जाए बढ़िया से, ठीक है, नहीं तो हम निकाल ही लेंगे। अब हम बात करेंगे माइनस की, क्योंकि सबसे बड़ा गेम ही माइनस का है। समझो क्या आया, M11। M11 का मतलब क्या था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा देना। आप देखो आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपाया तो ये चार चीजें बच गई, ठीक है जी। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छुपाओगे तो ये चार चीजें बच जाएंगी। अब आपको इन चार का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, वो आप ओरली भी कर सकते हो, यहाँ लिख कर भी कर सकते हो, ठीक है जी। क्या हुआ, 8 माइनस 0, तो आंसर सीधा आ गया 8। ऐसे ही 9 बारी करना है आपको, क्योंकि कितने माइनस होंगे, 9, हर एक एलिमेंट का एक माइनर होता है। अब जैसे अगर बात करूं 1 2 की, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये कितना आया, -12 और 0, तो आंसर आ गया भैया -12। आप अगर पहचान पा रहे हो तो बिल्कुल सही है, यही होते हैं बेटा, पहले 3 तो यही आएंगे, उसके बाद आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आया 1 3, देख लो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये आया 3 -18 यानी -15 आ गया। ऐसे ही निकालने बेटा आपको बाकी सारे 8 2 1, जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको छुपाया आपने, क्या बचा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 20 प्लस 7 कितना हो गया, 27। ऐसे ही M22 पे आ जाओ, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये कितना आया बेटा, 4 -9 7 63, तो 4 -63 -59 हो गया। सही है ना, देखो इसको और आपने इसको छुपाया था, 2 2 है ना, तो ये कितना है बेटा, देखो 4 -9 7 63 होता है। फिर आगे जी M23, 23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, -1 -45, तो -46 आ गया। फिर आ गया 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 -14 -14, सबसे ज्यादा मेहनत और समय इसी में ही लगेगा। 3 और 2, 3 और 2, 0 प्लस 21, तो आंसर आ गया 21, और यहीं पर ही जगह है तो निकाल देता हूँ, यस। M33 क्या आ गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 + 15, आंसर आ गया 17। तो ये बच्चों हमारे आ गए माइनर्स, ठीक है ना। अब काम आपका बड़ा आसान है, देखो थोड़े टेढ़े माइनर आए हैं। अब हम बात करते हैं किसकी बच्चों, को फैक्टर्स की। को फैक्टर्स में तो क्या ही करना है बेटा, देखो बस C11 C12 13 21 22 23 31 32 और 33। क्या आया, -1 का स्क्वायर, -1 का क्यूब, -1 की पावर 4, -1 का क्यूब, -1 की पावर 4, -1 की पावर 5, -1 की पावर 4, -1 की पावर 5 और -1 की पावर 6। 8 -12 साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -12 -50 27 -59 -46 -14 21 और 17। अब सबके साइन देखो, ऑड वालों के साइन बदल जाएंगे, इवन वालों के सेम रहेंगे। सेम चेंज सेम चेंज सेम चेंज सेम चेंज और सेम। ये आ गया बेटा, ये आ गए कोफैक्टर्स। अब हम निकालेंगे अपना क्या, एडजॉइंट ऑफ ए, विच इज वेरी सिंपल, 8 12 -15, रो वाइज लिख दिया, -27 -59 46, यह आ गया -14 21 और 17। इसका क्या करना है भैया, आपको ट्रांसपोज, क्या करना है, ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज कर लो, 8 12 -15 -27 -59 46 -14 -21 17। यह आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको क्या निकालना है, इनवर्स। फॉर्मूला याद है, 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी -37, और साथ में आप ये लिख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, जो काम आप स्मॉल स्केल पे कर रहे थे अब वो लार्ज स्केल पर हो गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ गया होगा, माइनर है, उसके बिना गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेंट, अगर वही 0 आ गया तो मामला ठप पड़ जाएगा। क्लियर है जी, डन है। अब वीडियो को यहीं रोकना है, और कम से कम अगर आप देखो तो 4.1 कर ली, 2 कर ली, 3 को आप छोड़ सकते हो, आप सीधा 4.4 पर आओ। ठीक है, 4.4 के
आप लगभग 5-7 क्वेश्चन, मतलब 1-2 आप कर लो 2x2 के, और 5-7 आप कर लो मिनिमम, देखो 5-7 कर लो, क्योंकि इसमें बहुत गलतियां होंगी। और बड़े फुल फ्लेज क्वेश्चन जो 5 नंबर के भी आते हैं, जो आएगा ही आएगा 5 नंबर का, वो आपका गलत हो जाएगा अगर आपका माइनर का हल्का सा एक एलिमेंट गलत हो गया। तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपको इस चैप्टर में इन्हीं की करनी है, ठीक है ना। चलो वो आप कर लोगे, मुझे यकीन है। अब कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, वो भी इनवर्स की। चलो, सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ये वही जो 5 रुपए की कॉपी में जाएगा। एक इनवर्स का इनवर्स निकालोगे तो ए ही आ जाएगा। ए प्लस बी का जो इनवर्स होता है वो ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स होता है। जैसे हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी सीखी थी, ए माइनस बी का जो इनवर्स होता है वो ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स होता है। उसके बाद जो ए बी का होल इनवर्स होता है वो होता है बी इनवर्स और ए इनवर्स। याद रखना, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे, इनको साबित करना है, तो आप ट्राई करोगे तो वो साबित हो जाएगा। क्लियर है जी। इसके बाद बात करेंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए। ये देखो यहां पे 2 बारी ब्रैकेट लग गया। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई होगा। बहुत सारे छोटे क्वेश्चन बनने वाले हैं। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो इनवर्स होता है वो 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स मतलब पूरा इनवर्स नहीं होगा, ऐसे होगा, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। सही है जी, क्लियर है, इतनी सी बात है। उसके बाद 7th प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होता है, वेयर n इज द ऑर्डर, ऑर्डर 3 होगा तो 3, 2 होगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है जी, और याद आती जाएंगी तो मैं पीछे आकर फिर लिखता जाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए 7 आइडेंटिटीज, 7 प्रॉपर्टीज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मार्कर क्वेश्चन समझ लो, इसी से ही बनने वाला है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको तो आपने वो 10 रुपए वाली कॉपी में लिखना ही लिखना है। चलिए आगे, चलो अगला स्टेप क्या कहता है। जैसे ये क्वेश्चन आया, अब एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा ये तो पीडीएफ है, कह रहा है ए दिया हुआ है, शो दैट। अच्छा देखो, ये वाला काम आप ऑलरेडी कर चुके हो, ये वाला काम हम लोगों ने मैट्रिसेस चैप्टर में किया था। आपको ए स्क्वायर निकालना आता है, 5a निकालना आता है, 7i करना आता है, सबको प्लस माइनस करके आंसर क्या आ जाएगा, ओ यानी नल मैट्रिक्स आ जाएगा। इसकी मदद से आपको इनवर्स निकालना है। ठीक है जी, मैं फिर बोलूंगा 4.4 जो एक्सरसाइज है उसके काफी हद तक क्वेश्चन आपके हो चुके होंगे, 13-14 क्वेश्चन के आसपास, और फिर ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, मैं ये करा रहा हूँ, उससे पहले अब आप सारे कर सकते हो। ए आ गया, आप ये, मैं ये मान के चल रहा हूँ ये आप खुद ही कर लोगे योरसेल्फ। ठीक है जी, क्योंकि हम मैट्रिसेस चैप्टर में ऐसे 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है जी, अब फाइंड करेंगे ए इनवर्स। तो अगर हमने ये कर लिया, अब देखो, अब हेंस फाइंड ए इनवर्स का मतलब क्या है, आपको माइनर को फैक्टर लगाकर ए इनवर्स नहीं निकालना, आपको इनवर्स निकालना है इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके। हेंस का मतलब है यूजिंग दिस इक्वेशन। इसी बात पे एक प्रॉपर्टी और याद आ गई, 8th प्रॉपर्टी है, ए इनवर्स इनटू में ए कर लो या ए इनटू में ए इनवर्स कर लो। ठीक है, तो आंसर हमेशा आई आता है। हाँ, क्या आएगा, आई, ये याद रखना। ठीक है जी, तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i को आप ओ प्रूफ कर चुके हो। इसकी मदद से इनवर्स कैसे निकालेंगे, चुटकियों का गेम है। देखो, आपको कुछ नहीं करना, कुछ तो करना ही है, खैर मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। दोनों तरफ आप ए इनवर्स क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ठीक है जी, देखो ए इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये आया ए स्क्वायर इंटू में ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स, आई इंटू ए इनवर्स और ओ इंटू ए इनवर्स। अब ध्यान देखना, ए ए ए इनवर्स, अभी बताया था बेटा ये क्या होता है, आई, और आई तो पूरे मैट्रिक्स का 1 है ना, तो 1 इंटू एनीथिंग इज एनीथिंग, और यहां पर आ गया 0। ये भी क्या हो गया बच्चों, आई हो गया, तो ये आया ए इंटू आई, ए ही होता है,
माइनस 5i प्लस 7a इनवर्स इक्वल 0। इन दोनों आइटम्स को वहां ले जाओ। 7a इनवर्स वहां जाके ये 5i और माइनस a हो जाएगा। तो a इनवर्स की वैल्यू आ गई 1/7 5i माइनस a। अब आपको 5i की वैल्यू पता है और a की वैल्यू भी पता है, यहाँ पे पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमने माइनर कोफैक्टर का इस्तेमाल नहीं करना। कोई बच्चा कहता है कि सर उससे कर दूं तो चल जाएगा, नहीं चलेगा, एक भी नंबर नहीं देगी टीचर। 5i का मतलब 5005, a का मतलब है 3 1 माइनस 1 2, 1/7 कितना आया बेटा 2 माइनस 1 1 और 3, ये आ गया बच्चों हमारा a इनवर्स। और अगर आप डायरेक्ट भी करते तो भी यही आंसर है, लेकिन डायरेक्ट अलाउड नहीं है। मैं आपको दोबारा बता दूं, हमने दोनों तरफ a इनवर्स से क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। a इनवर्स मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, a स्क्वायर को लिख दिया a और a इनवर्स, इसकी जगह हमने लिख दिया i इंटू a, इसकी जगह लिख दिया i, और i को किससे मल्टीप्लाई करोगे वही सेम आ जाएगा। इन दोनों को उठाकर हम यहाँ ले आए, हमारे a इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब आपको उसका इस्तेमाल नहीं करना माइनर और कोफैक्टर का। क्लियर है जी? चले अच्छा जी, अब ये पूरी की पूरी इक्वेशन, पूरी की पूरी एक्सरसाइज 4.4 आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपका यहां पर होमवर्क है कि आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज 4.4 आप सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद ही आप अब आगे बढ़ना, पहले ये पूरी कंप्लीट कर लेना, वरना आगे का कुछ समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है जी? अब हम अपने आखिरी पड़ाव ऑफ दिस चैप्टर पे आ गए हैं, लेकिन वो पड़ाव 5 नंबर का आएगा ही आएगा, आप रोक नहीं सकते हो। आपके मिड टर्म में, प्री बोर्ड में, और कोई बड़ी बात नहीं, बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। केस स्टडी भी नहीं आता, सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। गॉट इट? चले चलो, इतना काम करके आगे बढ़ेंगे। और यस, यू कैन आस्क योर डाउट्स ऑन कमेंट सेक्शन, उसका जवाब मैं देता हूं। मैंने मैट्रिसेस चैप्टर में भी कई बच्चों के जवाब दिए थे, कम ही बच्चों ने पूछे, लेकिन क्योंकि वो चैप्टर ही आसान है, इसमें भी अगर कोई डाउट आता है तो यस, यू कैन आस्क। ठीक है जी? चलो, तो हम बढ़ रहे हैं अब अगले वाले क्वेश्चन। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये हमारा नया टॉपिक है। अब देखो, आप लोगों ने क्लास 10th के अंदर पढ़ा था कि मान लो ये दो इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, 7x माइनस मान लेते हैं 13y इज इक्वल्स टू 18। क्या आप इसको सॉल्व कर पाओगे? आंसर इज यस, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड आप इसे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहां पर आपको बोला जाएगा कि इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। ठीक है ना? यूजिंग मैट्रिक्स, देखो बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है, एक क्रैमर रूल भी होता है, बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन हम यहां बात करेंगे मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। एक ही मेथड हमारे सिलेबस में है, उसका हमें पालन करना है। ठीक है जी? इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि अगर, चलो ये बाद में बताता हूं, अभी समझ में नहीं आएगी। मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से आप x और y की वैल्यू, या 3 इक्वेशन भी हो सकती हैं ऐसे, 3x प्लस 2y माइनस 5z इज इक्वल्स टू 10, 10x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 5, 9x माइनस 2y प्लस 15z इज इक्वल्स टू 17। इन 3 इक्वेशन को तो सॉल्व हम वैसे तो कर नहीं सकते, मतलब एलिमेंट सब्स्टिट्यूशन तो नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन इधर उधर करके कोई ना कोई जुगाड़ लगा के हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको जो सॉल्व करना है वो करना है मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से। आओ देखते हैं कैसे। एक क्वेश्चन के जरिए ही समझ पाओगे, वैसे समझ पाओगे। तो देखो, ये इक्वेशंस हैं आपके पास। आपको सबसे पहले क्या करना है, ए बी सी बनाना है। मैट्रिक्स ए बनानी है जो कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट की होगी, यानी 2 5 3 2। ओके, फिर मैट्रिक्स बनानी है एक्स, जो एक्स मैट्रिक्स होगी वो वेरिएबल्स की होगी और ऐसी बनानी है। और एक मैट्रिक्स बनानी है बी जो कि आरएचएस की होगी, यानी 1 और 7। ठीक है? अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, वी नो दैट, मतलब अभी तो फिलहाल आई नो दैट, थोड़ी देर बाद वी नो दैट हो जाएगा क्योंकि आपको पता चल जाएगा, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी है। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, a इनवर्स b आ गई। ये छोड़ दो अभी, a इनवर्स b, पहले ये समझो कि ये जो है a x b के बराबर कैसे है। आओ बताता हूं।
अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके इसके बराबर रख दूं तो यही दो इक्वेशन मिल जाएगी। वीडियो को 2 सेकंड पॉज करो और कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। ए को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा और बी के बराबर रख दूंगा तो हमको यही इक्वेशन मिल जाएंगी। ठीक है जी, तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। एक्स ए इज इक्वल्स टू बी तो पॉसिबल नहीं है, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी पॉसिबल होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने कहा था ये वहां जाकर इनवर्स बन जाएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर ए यहां पर एक्स के साथ प्री मल्टीप्लाई हो रहा है, प्री और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन मैंने मैट्रिक्स में समझाई थी, ए एक्स के साथ प्री मल्टीप्लाई हो रहा है यानी पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाकर इनवर्स भी पहले ही जाएगा, इनवर्स भी पहले जाएगा। मान लो कहीं लिखा होता है ए बी इज इक्वल्स टू सी, बी वहां जाएगा तो वो सी के बाद जाएगा, इनवर्स बनेगा। लेकिन अगर ए वहां जाएगा तो सी से पहले आएगा। जो पोजीशन ए की यहां पर है वही वहां पर इनवर्स की होगी, जो पोजीशन यहां पे बी की है वही वहां जाकर बी की होगी। इसको मान लो फर्स्ट। अब आपको क्या निकालना है, इनवर्स, और इनवर्स निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं। इनवर्स निकालना हर एक बच्चे को ऑलरेडी आता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले इनवर्स निकालने के लिए क्या लगेगा, डिटर्मिनेंट। अब हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट, वो है 2 5 3 2। यहां पर आया जी 4 -15 यानी आंसर आ गया -11 विच इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो यानी वो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, आप आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे, एक्स और वाई की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। आपको याद होगा हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन किए थे। जरूरी नहीं है कि हर इक्वेशन, हर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हो। तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब वो हो भी सकते हैं, होंगे तो बहुत सारे होंगे वरना नहीं होंगे, यानी इनफाइनाइट मैनी या नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आया तो समझ लो यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। चलो जी, तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम बात करते हैं किसकी भैया, माइनर्स की। फटाफट से माइनर्स M11 M12 M21 और M22, आपको पता ही है उल्टा ही चलना है। तो ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 5 और ये आ गया 2। फिर बात करेंगे हम यहाँ पर कोफैक्टर्स की C11 12 21 और 22। तो कोफैक्टर की बात करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, फॉर्मूला अपना लगा लेना भैया, ये सेम आएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा और ये सेम आएगा। फिर आप बात करोगे एडजॉइंट ऑफ ए की, एडजॉइंट ऑफ ए आया 2 -3 -5 2, यहाँ आ गया जी ट्रांसपोज, तो ये आ गया 2 -3 -5 2। तो यानी आपका ए इनवर्स की वैल्यू आ गई 1/11 2 -5 -3 2। ठीक है जी, ए इनवर्स आ गया, पहले सिखा चुका हूं। ए इनवर्स की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है ये आपने पुट कर देनी है फर्स्ट में। ठीक है जी, कुछ नया नहीं है, मैंने तभी कहा था आपको 4.4 करके आया हूं। तो x इज इक्वल्स टू 1/1/11 -11 2 -5 -3 2। ये आ गया x ए इनवर्स, साथ में आ गया b क्या है बच्चों हमारा 1 और 7। मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई मत करना अभी, आप पहले दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना। कितना आया 2 -35, तो ये आ गया -33। ये आया -3 एंड +14 विच इज 11। अब -11 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। देखो मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है ना, इधर कर रहा हूँ और कलर चेंज कर देता हूँ तुम्हारे लिए ग्रीन, ताकि समझ में आए। x क्या है बेटा आपका, x क्या है, x और y। x क्या था, x और y। मल्टीप्लाई करेंगे, ये किसके बराबर आया 3 और -1। तो देयरफॉर बच्चों हमारे x की वैल्यू क्या आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई -1। आप कई बच्चे बोलेंगे क्या ही बकैती है यार इतना बड़ा मेथड डायरेक्ट हो जाता सर, ये हो जाता, नंबर नहीं मिलते ना। नंबर तब मिलेंगे जब सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स इनवर्स मेथड लिखा होगा तो वही करना पड़ेगा। क्या लिखा आएगा 100%, वो आपसे एलिमिनेशन क्यों पूछेगा, 12th वाले बच्चों से एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन क्यों पूछेगा, समझ रहे हो। तो ये कहानी आ गई, बड़ा सिंपल सा मेथड है। एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, आपको मजा आ जाएगा। सेम काम आपको 3x3 में करना है, मैं आपको बताऊँ, सेम काम है यार। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे देखो मेरा टाइम आप इन्वेस्ट करवा लो, ये कैलकुलेशन में मत करवाओ। अभी मैं आपको वैरायटी कराऊंगा जो एनसीईआरटी में, एका तो एनसीईआरटी में है और एका तो एनसीईआरटी में है ही नहीं। वर्ड प्रॉब्लम्स कराऊंगा, अभी रुक तो जाओ, बहुत मजा आने वाला है आपको, ठीक है ना। और एक पेपर में 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, ये वाला तो खैर नहीं, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं। अब जैसे ए बेटा हमारा क्या हो जाएगा 1 2 2 3, एक्स हमारा क्या हो जाएगा एक्स और वाई, फिर हमारा बी क्या हो जाएगा 2 और 3। जब तक हमारा 2x2 शार्प नहीं होगा
तब तक आगे बात नहीं बनेगी। ए एक्स बी के बराबर होता है, ये हो गया ए इनवर्स बी। फर्स्ट आ गई बात ए इनवर्स। अच्छा बात बताऊं, किसी को बताना मत। आप ए इनवर्स बिल्कुल डायरेक्ट निकाल सकते हो, 2x2 का ए इनवर्स ट्रिक से निकाल सकते हो, लेकिन पेपर में सिर्फ चेक करने के लिए इस्तेमाल करना भाई। माइनर को फैक्टर दिखाने पड़ेंगे, अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो मार्क्स स्टेप वाइज है, डायरेक्ट नहीं कर सकते। क्या करना है, सबसे पहले तो डिटरमिनेंट लिखो, कितना आया 3 - 4, 3 - 4 यानी 1/(-1) आया ना। चलो मैं आपको पीछे कंक्लूजन दिखाता हूँ। अब देखना, यहाँ पर पहले तो लिखा 1/में डिटर्मिनेंट। अब देखो ये दोनों आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं, आपको पता नहीं चला ये 2 यहाँ आ गया और ये 2 यहाँ आ गया, और इन दोनों ने अपने साइन चेंज कर लिए। चेक करो, इन दोनों ने अपने साइन चेंज कर लिए। मैं और भी दिखा सकता हूँ, अभी यहाँ पर भी अगर आप कैलकुलेट खुद करके देखना, ये पहले जगह बदल लो 3 और 1, और इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं, -2 और -2 आ गया डिटर्मिनेंट, इनवर्स आ गया। ठीक है जी, इन दोनों के साइन चेंज, इन दोनों की जगह चेंज, और साथ में 1/, में डिटर्मिनेंट तो आपने लिखना ही लिखना है, तो ये आ गया हमारा ए इनवर्स। लेकिन पेपर में पूरा, हाँ एमसीक्यू आएगा तो यस यू हैव अ ट्रिक नाउ। ठीक है जी, अब पुट कर देंगे इसकी वैल्यू यहाँ पर, तो हमारा x की वैल्यू क्या होती है, x तो x ही है। ए इनवर्स क्या है बेटा, माइनस अंदर चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये आया -3, 2, 2, -1, साथ में आया b क्या है 2 और 3, x क्या था बच्चों हमारा x और y, यहाँ पर आया जी -6 और +6, यह आया जी 4 और -3, तो हमारे x की वैल्यू 0 हो गई, y की वैल्यू बच्चों 1 हो गई। आप यहाँ पे पुट करके चेक भी कर सकते हो, और करना भी चाहिए। पेपर में अगर हमारा आंसर मान लो 1.9 और 2.3 आ रहा है और बच्चा सही करके आ रहा है और चेक नहीं कर रहा, तो भैया ये तो मतलब अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी ना। हम x 0 और y 1 को यहाँ पुट करके चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक भी है या नहीं है। ठीक है, ठीक है जी। अब ये वाला जो इनवर्स मैंने आपको सिखाया है, ये जस्ट फॉर ट्रिक है, आपको पूरा सब्जेक्टिवली सॉल्व करना है, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था या जैसे आप इनवर्स निकालते हो। गॉट इट। अब इसी प्रकार से आप एक 3x3 वाला क्वेश्चन भी आप ये कर सकते हो, ये वाला आपका होमवर्क रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर हम अपनी 4.5 एक्सरसाइज पे आए तो पहले 6 क्वेश्चन में पूछा है क्या कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आया तो इनकंसिस्टेंट, नहीं आया तो कंसिस्टेंट। ठीक है जी, पहली बात। उसके बाद आपसे बोला सॉल्व करो, तो आप ये जितने भी डायरेक्ट क्वेश्चन है आप इसको सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो 2x2 का हो चाहे वो 3x3 का हो, काम बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है जी, इतना करने के बाद में आओ, जैसे 3x3 का है, सेम काम है बेटा, कुछ नहीं है। मैं यहाँ कराऊंगा, जस्ट वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी और टाइम बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं है बिल्कुल। पहले डिटर्मिनेंट आता है निकालना, फिर वही जैसे इसका ए क्या होगा बच्चों, ए क्या होगा 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2, फिर x क्या हो जाएगा यहाँ पर x y z, और फिर b क्या हो जाएगा बच्चों 5 -4 और 3। फिर वही बात है, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी है, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी है, और इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है, आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। ए इनवर्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अभी आपने सॉल्व करके आए होगे 4.4 में, यहाँ पर पुट किया, बराबर आया, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। 7-8 क्वेश्चन कर लो, फिर आगे बढ़ना। अब आते वैरायटी पर, सिर्फ ओरली बात करेंगे और समझेंगे कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ये वाला प्रकार देखो, ये भी आपकी एक्सरसाइज में आपको दिख जाएगा, आपको पहले ही ए दे दिया, हमें नहीं पता ये वाला ए और इक्वेशन वाला ए सेम है या नहीं है। ठीक है, पहले तो देखो क्वेश्चन यहां से पढ़ना शुरू करोगे या यहां से पढ़ना शुरू करोगे, यहां से पढ़ोगे ना, तो ए ये दे रखा है, कह रहे फाइंड ए इनवर्स, निकाल लोगे बेटा इनवर्स, ए इनवर्स तो निकाल लोगे, माइनर को फैक्टर वो वाला काम तो कर ही लोगे। फिर यूजिंग दिस ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ दिस इक्वेशन। अब हमें ये चेक करना है कि ये वाला ए और इक्वेशन से बनता हुआ ए सेम है या नहीं है। आओ चेक करेंगे, अगर सेम है तो मामला खराब, मामला बहुत बढ़िया हो गया। अब देखो ये आया 2 - 3 5, 3 2 - 4 और 1 1 -2, तो भैया हमारा ए और उसका ए एकदम सेम है। चेक करो, तो इसमें तो कुछ नया आया ही नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया बच्चों। ये तो जो काम हम बाद में कर रहे थे उसने पहले ही करवा लिया, हमसे ए इनवर्स निकलवा लिया, वो जो ए इनवर्स आया था वो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में कोई फर्क है ही नहीं, बस यहाँ पर डराने के लिए पहले बोल दिया ए इनवर्स आप खुद निकालो, उसके बाद उसका इस्तेमाल कर लो। अरे भाई पहले निकालो बाद में निकालो, क्या फर्क है। तो ये वाला क्वेश्चन और वो वाला क्वेश्चन एकदम सेम है।
ठीक है जी। लेकिन इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा निगाह डालना। कह रहे जी फाइंड ए इनवर्स, निकाल लोगे, पहले यहीं से पढ़ेंगे क्वेश्चन। हैंड सॉल्व। अब चेक करते हैं क्या ए और वो है। देखो 1 2 1, अरे नहीं, -1 1 1 नहीं, 1 -3 1, अरे नहीं, ये वाला ए और ऊपर वाला ए सेम नहीं है। अब आप गौर से देखोगे तो 1 2 1 ये ऐसे लिखा हुआ है, -1 1 ये ऐसे लिखा हुआ है, 1 -3 1 ये ऐसे लिखा हुआ है। अब अगर ये ऐसे लिखा है तो समझ लो ये उसका ट्रांसपोज है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपने ए का इनवर्स निकाल लिया ना। चलो अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करने आएंगे तो हम यहाँ ए नहीं लिखेंगे, हमें पता है ये क्या है, ए का ट्रांसपोज है। 1 2 1 -1 1 और 1 -3 1। ठीक है जी। हमारा x क्या है बच्चों, एक्स वाई जेड, और हमारा b क्या है बच्चों, आओ देख लेते हैं। ये आ गया 4 0 और 2, 0 और 2। ए इनवर्स निकाल चुके हैं हम लोग। ठीक है जी। अब हमें पता है कि ए ट्रांसपोज इनटू में एक्स बी के बराबर होगा बेटा। फिर x आ गया यहां पर ए ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू में बी। आओ प्रॉपर्टी वाले पेज पे दोबारा चलते हैं। एक प्रॉपर्टी और याद आई तुम्हारे भाई को, बहुत सारी प्रॉपर्टी है ना। ए ट्रांसपोज का इनवर्स कर लो या ए इनवर्स का ट्रांसपोज कर लो, एक ही बात है। आ जाओ जी, अप्लाई हो जाएगी ये। क्या कह रहा है, कहां गया, ये रहा। ए ट्रांसपोज का इनवर्स कर लो या ए इनवर्स का क्या कर लो भैया, ट्रांसपोज। आप ए इनवर्स निकाल चुके हो, उसका ट्रांसपोज आपने यहां पर पुट कर देना। ए इनवर्स आया था ना, मान लो लेट कर लो भाई, मान लो भैया, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं टाइम वेस्ट हो जाएगा। ए इनवर्स आपने निकाल लिया, मान लो आपका ए इनवर्स यहां पर आया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लो यार, मानने में क्या जा रहा है, एक सेकंड के लिए मान लो। तो यहां पर ये एज इट इज नहीं आएगा, इसका ट्रांसपोज होकर आएगा। यानी यहां पर जब लिखोगे तो लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसको b से मल्टीप्लाई करो, काम हो गया। हल्का सा बारीकी चेंज आ गया। पिछले क्वेश्चन में सेम ए इनवर्स इस्तेमाल हो रहा था, यहां पर ए इनवर्स नहीं होगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। ट्रांसपोज मतलब इन सब का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ये घूमकर यहां लग जाएगा। ये वाली वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चेक कर लोगे। आओ जी, इसके बाद आते हैं ये वाली वैरायटी। ये तो चुम्मेश्वरी वैरायटी है, आओ समझते हैं। ये तो मैं करा भी देता हूं। डिटरमाइन द प्रोडक्ट दिस, पहले कह रहे प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट निकाल लेंगे। आओ मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो हमने इसको ए ले लिया और इसको बी ले लिया, हम निकालेंगे ए बी। अभी क्वेश्चन सॉल्व करना बाद की बात है। ए बी मल्टीप्लाई करना आता है ना, -4 4 और 8, -4 4 और 8, फिर 4 -8 4 4 -8 और 4, मतलब 4 + 4 था। ठीक है जी। फिर आया -4 -8 + 12, -4 -8 + 12। मैं आपको बताऊं, जब आप ए बी सॉल्व करोगे, अभी कर लो चाहे, तो आपका आंसर आने वाला है 800 080 008। इस प्रकार के क्वेश्चन जहां पर आपको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके फिर उसका यूज करके ही क्वेश्चन सॉल्व करनी है, हमेशा या तो आई आएगा, 2i आएगा, 3i आएगा, 4i आएगा, 5i आएगा, 6i आएगा। हमारा यहाँ पर क्या आया है, 8i आया है। हमारा क्या आया है बेटा, 8i। इसको याद रखेंगे। ठीक है जी। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखते हैं। अब यहां पर देखो, हमारा ये ए था और ये बी था, हमारा ये किससे मैच कर रहा है, चेक करो। ये मैच कर रहा है, देखो बी से मैच कर रहा है। 1 - 1 1 1 - 2 -2, किसी ना किसी एक से मैच कर रहा होगा, या तो ए होगा या बी होगा। सही है। अभी एक क्वेश्चन आ गई ना, x - y + z = अरे दिखता नहीं है यार लाइट की वजह से, 4। यहां पर आया x - 2y - 2z। ढंग से देख के जाना भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम पर। ठीक है जी, लास्ट वैरायटी है ये क्वेश्चन की। अब यहां पर देखो, अब हम यहां लिखेंगे तो बी लिखेंगे ना, क्योंकि हम ऑलरेडी बी मान चुके हैं। बी आ गया 1 - 1 1 1 - 2 -2 और 2 1 3। फिर x क्या हो गया बेटा हमारा, x y z। अब b तो ले नहीं सकते, c ले लेते हैं। c क्या है बेटा हमारा, 4 9 1।
अब सबको पता है कि जो बी एक्स है वो सी के बराबर है, तो एक्स क्या आ गया भैया, बी इनवर्स सी। पिछले दोनों सारे क्वेश्चन में माइनर को फैक्टर निकालना ही पड़ा था, चाहे पहले चाहे बाद में, या उसका ट्रांसपोज किया, निकाला तो सही ना। यहां पर ना आपको माइनर निकालने की जरूरत होगी ना को फैक्टर, समझना। कह रहे हैं यूज इट टू सॉल्व दिस इक्वेशन, इसका इस्तेमाल करो। हमें क्या चाहिए, बी का इनवर्स चाहिए। बी का इनवर्स मतलब, इसको मैं वहां लेके जा रहा हूं, ढंग से देखना, ये गोला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रीन कलर। अब देखो ए बी इज इक्वल्स टू 8 आई था, यहां दोबारा लिख रहा हूं, इसको वहां लेके जाएंगे, 8 बी इनवर्स आई हो गया बेटा। बी इनवर्स आई क्या हो गया भैया हमारा, बी इनवर्स 8 डिवाइड हो जाएगा 1/8 ऑफ ए, बी इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब बी इनवर्स कुछ नहीं है, 1/8 ऑफ ए है, तो यहां पर हमने बी इनवर्स की जगह लिख दिया 1/8 ऑफ ए इंटू में सी। ए की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी हुई है, यहां पुट कर दो, ना माइनर निकालने की जरूरत है, ना कोफैक्टर। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, चुम्मेश्वरी क्वेश्चन। अब बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई तो कर दिया और फिर दोबारा इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यूजिंग माइनर कोफैक्टर। 5 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर मिलेगा मल्टीप्लाई का, 4 नंबर जीरो है तुम्हारे। भले यहां से तुम्हारा ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है यूज इट टू सॉल्व, और मैं कह रहा हूं नहीं भी लिखा, ये लिखा है हैंड सॉल्व, तो भी इस्तेमाल किया जा सकता है, करना है आपको इस्तेमाल। बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल है। मैंने क्या बताया, आपका आया ए बी 8 आई के बराबर है, ऐसे कोई आई के बराबर ही आएगा ये। फिर आपने देखा बी एक्स इक्वल से आपको बी इनवर्स की वैल्यू चाहिए। अब जो बी इनवर्स है वो कुछ नहीं है, वहां जाकर देखा तो वो 1/8 ऑफ ए है, 1/8 ऑफ ए वहां पुट कर दिया, बी इनवर्स की वैल्यू आ गई। ये वाली वैरायटी जरूर करना, ये सारी वैरायटी करना। अब बात करते हैं हम लोग वर्ड प्रॉब्लम की। ये तो हर एक बच्चे को वैसे मुझे लगता है कि आता ही होता है। क्यों आता होता है, क्योंकि इक्वेशन ही तो बनानी है, उसके बाद सॉल्व करना है आपको। अब जैसे पहला क्वेश्चन देखो, सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, तो लेट कर लिया भैया, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, सेकेंड नंबर बी वाई, थर्ड नंबर बी जेड। तीनों का सम कितना है भैया, 6। ठीक है जी। इफ यू मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, थर्ड नंबर बाय 3 and add second number to it, add second number to it, we will get 11, we will get 11। तो ये 0 हो गया x। by adding first and third number, by adding first and third number, we will get double of the second, we will get double of the second। इसको यहां ले आओ, x minus 2y plus z equals to 0। 1 2 3 सॉल्व कर लो। इक्वेशन ही तो बनानी है यार, बचपन से करते आ रहे हो, 12वीं क्लास तो क्लास ही खत्म हो जाती है, इक्वेशन बनाना कब सीखोगे। चलो लग गई ना दिल पे तुम्हारे, आ जाओ जी। थोड़ा कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, मतलब सबके लिए इंपॉर्टेंट है। द अमाउंट ऑफ 5000 इज टू बी पुट इनटू 3 इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 5%, 6%, 7%, 8% पर एनम। 5000 को डिवाइड करना है 3 इन्वेस्टमेंट में, एक जाएगा 6% ब्याज पर, 7%, 8% पर। द एनुअल इनकम इज 358, सबसे जो मिलाकर जो ब्याज आएगा वो 358 आएगा। If the combined income of first two investment is 70 more than the income of the third amount in each investment, तो let करते हैं, let amount invested in first be rupees x, second rupees y, third rupees z according to question। तीनों को मिलाकर कितना पैसा जमा कराया आपने, 5000 रुपया, पहली तो यही आ गई। फिर पहले से आप कमा रहे हो 6% ऑफ एक्स, फिर 7% ऑफ वाई, और फिर 8% ऑफ जेड, तो जाकर आपको 358 रुपए मिल रहे हैं। इनकम फ्रॉम एक्स, वाई एंड जेड 358, 0 वहां ले जाओ, तो 6x प्लस 7y प्लस 8z इज इक्वल्स टू 35800। ये आया बच्चों। इसके बाद बात करोगे, ढंग से बात करोगे, तो कह रहे हैं इफ द कंबाइंड इनकम ऑफ फर्स्ट टू इन्वेस्टमेंट, पहली दो इन्वेस्टमेंट की कंबाइंड इनकम जो है, पहली दो इन्वेस्टमेंट यानी 6% वाली और 7% वाली की जो कंबाइंड इनकम है वो 70 ज्यादा है किससे, लास्ट वाली से। इधर आ जाएगा, थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है जी, सॉल्व कर लोगे एक्स वाई जेड की वैल्यू। एक ये क्वेश्चन होमवर्क में है, चुम्मेश्वरी क्वेश्चन है,
कई बारी केस स्टडी में आया है, यह आपका होमवर्क में है। आपको तीनों को 3 इक्वेशन बनानी है। करेक्ट को मैं पिन कर दूंगा, जो सबसे पहली करेक्ट आएगी उसको हम पिन कर देंगे कि ताकि आपको आंसर भी पता चल जाए। वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक इक्वेशन तो बनती है, ये आपको करनी चाहिए, ठीक है जी। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि वर्ड प्रॉब्लम आने की संभावना थोड़ी सी कम रहती है। सबसे ज्यादा आने की संभावना ए बी वाला, ए इनवर्स वाला, ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन। ये मान के चलो तुम्हारे पेपर में आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। यूटी, पीटी, मिड टर्म, प्री बोर्ड, बोर्ड के पेपर भी उठा के देख लो ना। ये देखो, किसी टीचर पे ना विश्वास मत किया करो, ये धमाकेदार क्वेश्चन, ये धांसू क्वेश्चन। अरे यार ठीक है, पढ़ाने का तरीका अपना, लेकिन आप खुद, जैसे उस दिन मैंने एक बात सोची, वो भी एक कंट्रोवर्सी हो रही थी, तो मैंने उनकी एक वीडियो देखी। उन्होंने कहा कि यार अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, वो आप मेरे पे डिपेंड होकर तैयारी कर रहा है और मैं उसको हल्के क्वेश्चन करा रहा हूं, तो उसकी तैयारी तो बर्बाद हो गई। तो किसी पे भी ना विश्वास मत करो, मुझ पे भी मत करो, ट्यूशन टीचर भी मत करो, स्कूल टीचर भी मत करो। पिछले 10 साल के पेपर पे तो विश्वास करोगे ना, उसको उठा के जरूर देखा करो। वहां से पता चल जाएगा कि भैया हमारे पेपर की क्या औकात होती है, कौन सा क्वेश्चन कितनी बारी पूछा गया है, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। किसी पे डिपेंड होने की नीड नहीं है कि कोई आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराएगा। इतना इजी हो चुका है, इंटरनेट खोलो, 10 साल के पेपर डाउनलोड करो, किताब आती है मार्केट में, शिवदास खरीद लो, 10 साल के पेपर होते हैं, हमको उन्होंने भेजी है, बहुत बढ़िया किताबें मैंने देखी है, शिवदास खरीद लो, 10 साल के लगातार पेपर है उस पर। अब वो जो 10 साल के पेपर में आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बारी आया है, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा, खुद पता चल जाएगा क्या छोड़ना है और क्या करना है, कितने वेटेज का है। तो किसी पे डिपेंडेंट मत हो। तो मैं फिर कह रहा हूँ, वर्ड प्रॉब्लम आप उठा के देखोगे बहुत ज्यादा बारी नहीं पूछी गई, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बारी पूछे हुए हैं। वर्ड प्रॉब्लम केस स्टडीज तक तो अच्छी है, यूटी पीटी तक तो अच्छी है, प्री बोर्ड तक भी शायद पूछ देते हैं, बोर्ड में थोड़ी कम आती है, कोविड के बाद कम आती है, उससे पहले आपको दिख जाएगी। ठीक है बेटा, चले। तो आज हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। अब आप पूरा का पूरा चैप्टर विद योर एनसीईआरटी कर सकते हैं। अब अगला जो मेरा वीडियो आएगा वो आएगा प्रॉपर रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर, एंड उससे पहले बीच में एक हाफ एन आवर का एक लेक्चर आएगा जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, अगर आप चाह रहे हो कि जल्द से जल्द आए तो लिख दो #MCQ लेक्चर, ठीक है जी, ताकि मुझे पता चल जाए कि बच्चों को मेरी बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। चले, तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में विद द MCQs ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट एंड इनवर्स आपका रिलेशन एंड फंक्शन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।